जे जी केमिकल्स, ये है वो कंपनी जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी करती है कारोबार, और भारत में अपने बिजनेस में 30% मार्केट शेयर के साथ ये है लीडर। इशू खुल रहा है इसका आज से 7 तारीख तक खुला रहेगा। माफ़ कीजिएगा, हाँ आज ही से खुल रहा है, करेक्ट। 5 से 7 मार्च तक इसका इशू है। 210 से 221 रुपये इसका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 165 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 86 करोड़ का। मार्केट कैप रहेगा 866 करोड़ ऊपरी बैंड पर। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के एमडी और सीईओ अनिरुद्ध झुंझुनवाला साहब हैं हमारे साथ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम की डिग्री हासिल की है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक से एमबीए की डिग्री ली है और साथ ही केमिकल इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है अनिरुद्ध जी का। दूसरे एक और मेहमान हमारे साथ हैं जो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, सीएफओ भी हैं, अनुज झुंझुनवाला साहब। जो आपने भी कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेट बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की है। आईसीएफए यूनिवर्सिटी देहरादून से आपने फाइनेंस में मास्टर्स किया और 14 साल का अनुभव। अनुज झुंझुनवाला साहब का भी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जिंक ऑक्साइड, ये बताएं सर, ये क्या होता है, क्या काम आता है, आपका बिजनेस क्या है एग्जैक्टली, किस तरह की कंपनियों को आप प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई करते हैं, जरा समझाएं सर। अनिल जी, सबसे पहले धन्यवाद हमें इस शो में बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। एज फार एज जेडी केमिकल्स इज कंसर्न, हम लोग जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक केमिकल है जो जिंक रूट से बनता है। आप इसे प्राइमरी जिंक यानी कि प्योर जिंक से भी बना सकते हैं, या आप इसे जिंक स्क्रैप से बना सकते हैं। हम लोग ज्यादातर इसे जिंक स्क्रैप से बनाते हैं। सो बेसिकली ये वेस्ट टू वेल्थ वाली स्टोरी है। हम जो जिंक स्क्रैप है उससे जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। ये जिंक ऑक्साइड बहुत सारी इंडस्ट्रियों में यूज होता है। ये इसका सबसे बड़ा यूसेज है रबर में, रबर और टायर में। कोई भी पदार्थ जो भी रबर का बना हुआ होगा उसमें जिंक ऑक्साइड लगेगा, बिकॉज जिंक ऑक्साइड रबर को वल्कनाइज करने में हेल्प करता है। विदाउट जिंक ऑक्साइड रबर वल्कनाइज नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा यूसेज है रबर में। इसके अलावा इसके भारी मात्रा में यूसेज सिरेमिक्स में भी है, पेंट्स में भी है, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, बैटरी, एग्रीकल्चर, स्पेशलिटी केमिकल, विभिन्न सेक्टर्स में ये जिंक ऑक्साइड जाता है। और इसकी एक खास बात है कि ये हर सेक्टर में इसकी यूज डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि वो सेम यूज है जो सब सेक्टर में है। इसी के कारण हर एक सेक्टर के स्पेसिफिकेशंस, हर एक सेक्टर के ग्रेड्स भी अलग है। एक हमारा प्रोडक्ट एक हो सकता है जिंक ऑक्साइड, बट हमें 80+ ग्रेड्स बनाने पड़ते हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में एंड विद इन द सेक्टर्स आल्सो डिफरेंट यूसेज में जाती है। तो ये बेसिकली एक केमिकल है जो वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में यूज होती है। परफेक्ट, तो बिल्कुल समझ गया सर। आप एक ऐसा केमिकल बनाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लेकिन आपकी मार्केट लीडरशिप है, 30% मार्केट शेयर रखता है। क्या बड़ा मुश्किल काम है किसी नए प्लेयर के लिए घुसने के लिए? कल को समझो मैं बनाना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या क्या दिक्कत है? क्यों क्यों आपकी कंपनी मार्केट लीडर है इसमें? साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं। अपने अगर समझे तो ऐसा है कि आज लास्ट 7 से 10 साल में हमने कोई ज्यादा नए एंट्रेंट्स देखे नहीं इस इंडस्ट्री में। इसकी कारण ये है कि एक तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपको बड़े टायर अप्रूवल्स, बड़े बड़े टायर कंपनीज की अप्रूवल एकदम आवश्यक है, कि बिकॉज वो सबसे बल्क यूजर्स है। ना एक एक टायर कंपनी में अप्रूवल में हमें 5 साल तो मिनिमम है, ऊपर में 7-7 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही क्रिटिकल है। टायर में बहुत क्रिटिकल है, एनीथिंग जो रबर भी बनता है उसमें बहुत क्रिटिकल है। तो ये जो कंपनियां जो यूज करती है ये भी चाहते नहीं है कि इसके सप्लायर्स को चेंज करें। उनके लिए भी ये बहुत महंगा प्रोपोजिशन है, नया ट्रायल्स लेना, नए वेंडर्स को अप्रूवल करना। और जब तक आपका एक मैसिव स्केल नहीं हो, ये कंपनियां आपको अप्रूव नहीं करना चाहती। अब एक कोई नया आदमी अगर ये धंधा लगाता है तो वो पहले दिन अगर बड़ी कैपेसिटी लगा लेता है और 5 से 7 साल वेट करता है अप्रूवल के लिए, तो वो धंधे के लिए वाजिब नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा है कि आप इसीलिए इसमें देखते हैं कि नए एंट्रेंट्स नहीं आते। ये बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। एंड कस्टमर अप्रूवल्स आज हमारे, हम सौभाग्य से बोल सकते हैं कि आज इंडिया के टॉप 10 जो टायर मैन्युफैक्चरर्स है वो सारे हमारे कस्टमर्स है। विश्व के जो टॉप 10 है उसमें 9 हमारे कस्टमर्स है। इसके अलावा अगर आप सिरेमिक्स, फार्मास्यूटिकल में भी जाए तो अप्रूवल प्रोसेसेस बहुत लंबे हैं। हमारी एक इकलौती फैसिलिटी है जो जीएमपी सर्टिफाइड है, एंड इसके कारण इस सेक्टर को हम केटर कर सकते हैं। कोई भी नया एंट्रेंट आता है, इट इज नॉट इजी फॉर देम टू गेट अप्रूव्ड एंड सेट अप ऑल द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो ये एक कारण है जो है कस्टमर के एंगल से। दूसरा है इवन सप्लायर के एंगल से। हम ये जो पदार्थ बनाते हैं ये जिंक स्क्रैप से बनाते हैं। ये हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से मंगाते हैं ना। आप समझ ही सकते हैं कि विश्व में इसका पूरा नेटवर्क बेचाना
इन सब सप्लायर से अपना रिलेशन बनाना, ये इटसेल्फ हमें भी इसमें 15 से 20 साल लग गए बनाने में। तो आज कोई नया आदमी आता है तो उसके लिए आसान नहीं है कि ये नेटवर्क बनाना, और जब तक आप ये नेटवर्क नहीं बनाओगे आप अपने प्लांट को चला नहीं पाओगे। सो इट इज अ मैटर ऑफ स्केल, साइज एंड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, जो आज के दिन कोई नया आदमी आता है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है डे वन में ये भारी खर्चे उठाना। तो दिस इज वन ऑफ जी द जी रीजन जिसमें नए लोग भी नहीं आए, और इसलिए जी हमारा एक सस्टेनेबल एडवांटेज है जी। इसमें। अनुज जी, आपसे सवाल मेरा ये कि आपने इशू के इसमें लिखा है कि 91 करोड़ रुपए आप अपनी सब्सिडी में निवेश करेंगे। ये किस तरह का निवेश है और कंपनी को किस तरह का फ़ायदा, और क्या कुछ कैपेसिटी आप बढ़ाने जा रहे हैं, क्या होगा इसमें सर? सर, 25 करोड़ करीब हमारी डेट रिपेमेंट के लिए जाएगी जो हमारी सब्सिडरी में है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन, दैट इज नंबर वन। करीब 65 करोड़ और 60 करोड़ और हमारी फ्यूचर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए जाएगी, और करीब 6 करोड़ एक R&D सेंटर हम जो बना रहे हैं अपनी सब्सिडरी में उसके फाइनेंसिंग के लिए जाएगी। ये R&D सेंटर में हम नए नए तरह के प्रोडक्ट्स जो और बनाना चाहते हैं उसके ऊपर हम और रिसर्च करेंगे, और उसको हम कैसे कमर्शलाइज करके मार्केट में ला सके उसमें हमारी फोकस रहेगी। नहीं, कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं अभी आप, राइट? जो है एग्जिस्टिंग वही रहेगी। मटेरियल सब्सिडरी में सर हम जो एक नई प्लांट और लगाएंगे वो है एक्टिव जिंक ऑक्साइड की। वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रेड ऑफ जिंक ऑक्साइड जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल एंड गैस एंड कैटलिस्ट एप्लीकेशन में यूज होती है, ये हम हमारे सब्सिडरी में लगाएंगे। इसके अलावा जैसे हमने हमारे RHP में आउटलाइन किया, हमारी 2-3 ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है। नंबर 1, हम एक वेस्ट इंडिया में एक प्लांट लगाने जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में एक प्लांट लगाने जा रहे हैं, या तो वो ग्रीनफील्ड होगी या एक्विजिशन होगी, वो कुछ दिनों में हमारे को पता चलेगा। ये 2 प्लांट्स है। इसके अलावा हम और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है जो टायर इंडस्ट्री में लगता है, वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग सर्टेन अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू द टायर इंडस्ट्री, जिसमें हम जाना चाहेंगे। ठीक बात है। अनिरुद्ध जी, जैसा आप कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर भी रहे हैं कि ऑलरेडी आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एवरेज 52% ही है 9 महीनों में, तो मतलब आप आधी कैपेसिटी पे तो काम कर रहे हैं, फिर और बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है? अगर आप इससे देखेंगे तो RHP को अगर आप ढंग से उसको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारी कैपेसिटी है, जो यूटिलाइजेशन 52% दिख रही है, ये जिंक ऑक्साइड की कैपेसिटी नहीं है। हम जिंक ऑक्साइड भी बनाते हैं, जिंक सल्फेट भी बनाते हैं। तो हमारी जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से करीब 17,000 टन जिंक सल्फेट और कुछ इंगट बनाने की कैपेसिटी है। तो अगर आप उसे बात दे दे तो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी जिंक ऑक्साइड की 60,000 टन की है, और 60,000 टन में आप प्लांट को करीब 85% यूटिलाइजेशन लेवल्स पे ही चला सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम 80+ ग्रेड्स बनाते हैं। तो आप जब एक प्लांट में, एक केमिकल प्लांट में आप 80+ ग्रेड्स बनाते हैं तो आप उसको एकदम 100% यूटिलाइजेशन में नहीं चला सकते। तो मैक्सिमम ये जो यूटिलाइजेबल कैपेसिटी है वो है 85%, वो है रफली आपके 50,000 टन की। उसमें अगर आप हमारा आंकड़ा लगाएंगे कि कितना परसेंट यूसेज है, तो आप देखेंगे वो 70 से ऊपर यूसेज है। और हमारा ये हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जहां हम अपनी प्लांट की ऑप्टिमल यूजेबल कैपेसिटी को 70 से 75% में ले जाते हैं, हम नेक्स्ट एक्सपेंशन की सोचते हैं। एंड हमें रेडी रहना है बिफोर कि हमारा कस्टमर की डिमांड उससे बढ़े, उसके पहले हमें रेडी रहना है। Okay. तो जिंक ऑक्साइड कैपेसिटी आप देखेंगे तो अचीवेबल कैपेसिटी में ऑलरेडी 70+ में चल रहा है। अनिरुद्ध जी, आपकी शेयर होल्डिंग 4% 2% के आसपास है। IPO में इशू के बाद में आपकी 0.1% रह जाएगी, नहीं के बराबर, बिल्कुल कम है। क्या आपकी इनडायरेक्टली कोई और होल्डिंग है, या इतनी कम होल्डिंग के बावजूद आप ठीक है, कंफर्टेबल है? नहीं सर, हमारे फैमिली की 71% होल्डिंग रहेगी पोस्ट इशू ऑन द ओवरऑल शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। ओके, इंडिविजुअली अनिरुद्ध जी के नाम में जो होल्डिंग है वही आप कम कर रहे हैं, राइट? नहीं, there are 4 selling shareholders in the OFS, and after factoring in the selling shareholders in the OFS, the combined stake of the promoter family will be about 71%. ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अनिरुद्ध जी, एक सवाल आपसे एक्सपोर्ट को लेकर। आपने कहा कि दुनिया के टॉप 10 में से 9 टायर मैन्युफैक्चरर आपके कस्टमर हैं, लेकिन आपका एक्सपोर्ट शेयर तो बहुत कम है, 9 9.5% कुल मिला के आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कम क्यों? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो विश्व के जो 9 टॉप टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से कई टायर मैन्युफैक्चरर ऐसे भी है जिसके इंडिया में भी प्लांट्स है, तो हम उन्हें इंडिया में भी देते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स जो है करंटली साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आजकल लास्ट 1 साल से हम यूरोप में भी माल देने लगे। नाउ ये सब जो हमारे कस्टमर्स जो है, वेदर वो टायर है या जो भी है, ये जो बाहर में जिनकी प्लांट्स है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्केल बढ़ती जा रही है, इन्हें भी आज यूरोप हो या जहां भी
हो, वहां धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लायर्स। सो इन्हें भी चाइना +1 स्ट्रेटेजी चाहिए, इन्हें भी यूरोप +1 स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ये धीरे धीरे भारत जैसे देशों में देख रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या आइटम वो एक्सपोर्ट से ले सकते हैं। तो दिस इज वन फैक्टर। सेकेंडली, अभी हमने लास्ट ईयर एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगाया है जो फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक ग्रेड के लिए। ये बड़ा हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो एकदम हाई एंड जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जो जिसकी मात्रा की यूसेज जो है ये विश्व में इंडिया से आज के दिन ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट हम आशा करते हैं, हमारा जीएमपी सर्टिफिकेशन भी लास्ट ईयर ही हुआ है और हमें बाकी सर्टिफिकेशन भी मिल गए हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हम आगे चलकर, हमारा यह मानना है कि हमारी एक्सपोर्ट्स इसमें काफी बढ़नी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, अनुज जी, आप दोनों का हमें समय देने के लिए, अपने आईपीओ पर और कंपनी पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए, कंपनी की योजनाओं के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कल सुबह दीप हम इस आईपीओ का करेंगे पूरा विश्लेषण। आज से आईपीओ खुला है, परसों होगा बंद।